स्टेज पे बैठे हुए मेरे पार्टी के सीनियर साथी, सभी साथी हैं। आज हमने कोई जलसा तो बुलाया नहीं था। मैंने सोचा था कि काउंटिंग हॉल में से मैं चला गया था तो मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सका। मेरा दिल चाहता है कि मैं गांव-गांव आपके पास आऊं, आपके हर गांव में आऊं, हर मोड़े में आऊं और आके आपका शुक्रिया अदा करूं। जिन हालात में आपने मुझे वोट दिए हैं, फिर मैंने ये सोचा कि अस्सू की वजह से शायद आप लोग मसरूफ होंगे, अपनी मसरूफियात होंगी, तो मैं आज यहां पे नहीं, कोई जलसा नहीं करता। अपने चंद साथियों को, जिन साथियों ने मेरे साथ 20-25 दिन रात मेहनत की है, मैं उनको शुक्रिया अदा करूं और उनके जरिए हर गांव के लोगों तक ये पैगाम पहुंचा सकूं कि मैं आपका बेहद मशकूर हूं। मेरे साथियों, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। जो लोग यहां तशरीफ लाए हैं और जो नहीं भी लाए, वो सब मेरी बातें सुन रहे हैं। मैं बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी के 95,000 गैरतमंद बाशऊर लोगों को सलाम पेश करता हूं। जिसने मुझे वोट दिया वो भी गैरतमंद है और जिसने मुझे वोट नहीं दिया वो भी गैरतमंद है। ये जमहूरियत है और जमहूरियत में अपनी राय किसी के खिलाफ रखना बेगैरती के जुमरा में नहीं आती, बल्कि ये जमहूरियत का एक जुज है कि वो अपनी राय किस तरफ रखते हैं। मैं सलाम पेश करता हूं उन साथियों को जिन साथियों ने दिन रात मेरे लिए मेहनत की, जिन साथियों ने घर घर जाके प्रचार किया। कामयाबी होना या नाकामी होना ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब इंसान मैदान में जाता है तो किसी न किसी को, एक को हारना होता और एक को जीतना होता है। इस वक्त शायद किस्मत उनके हक में थी, वो जीत गए। और मैं अपने दिल की अहमियत कह रही हूं से जो साहब जीते हैं यहां से, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं उनसे तवक्को रखता हूं कि यहां के लोगों ने, यहां के 95,000 वोटर्स ने, जिन्होंने आपको वोट दिए या जिन्होंने आपको वोट नहीं दिए, आप हम सब के एमएलए हैं और आपको इस इलाका की तामीर और तरक्की की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमने जो किया सो किया, अब हमें गालियां देना छोड़ दें, अब हमारी कमियां निकालना छोड़ दें। अब बेहतर यह है कि इलेक्शन खत्म हो चुका है, आप लोगों को सर्टिफिकेट बांटना बंद करें और अपने काम पे तवज्जो दें। अल्टीमेटली ये अवाम आपको आपके काम से पहचानेगी। मैं इलेक्शन हार गया, लेकिन मुझे ये फख्र है कि मैं इलेक्शन हारने के बाद भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हजारों लोगों का दिल जीता। मुझे इलेक्शन लड़ने में सिर्फ 20-25 दिन का मौका मिला और मेरे लिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी थी और जिस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ यही प्रोपेगेंडा था, ये हिंदू नवाज है, इसने मस्जिदों को खत्म कर दिया, इसने हमें नमाज पढ़ना बंद करवा देनी, इसने हमें कुरान शरीफ पढ़ना बंद करवा देना है, इसने पता नहीं हम पे क्या क्या जुर्म। यही प्रोपेगेंडा लेके उन लोगों ने इलेक्शन लड़ा और मैं लोगों के
हिम्मत को दाद देता हूं कि 24,000 लोगों ने उस प्रोपेगेंडा में, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 90% मुसलमान पॉपुलेशन है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 35% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और हर प्रोपेगेंडा के बाद कोई प्रोपेगेंडा में कमी नहीं की गई। मजहबी नफरत फैलाने की, कम्युनल डिसहार्मनी फैलाने की कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। छोटे मोटू को तो छोड़िए, यहां बड़े बड़े रहनुमा जो उनके हैं, उन्होंने भी फिरका परस्ती के सिवा कोई बात नहीं की। लेकिन हो गया उनका क्लिक, ठीक है। लेकिन हम अब चाहेंगे कि जो सरकार ने, रूलिंग पार्टी जो कल या परसों जिनकी सरकार बनने जा रही है, वो अपना मंशूर पढ़े और उस मंशूर को लागू करें। आपने मंशूर में लिखा है कि आप लोगों को 1 लाख नौकरी हर साल देंगे। आप लोगों को हर आदमी को 10 किलो मुफ्त राशन देंगे। आपने लिखा है कि आप 5,000 रुपए हर फीमेल को पेंशन देंगे। आप लोगों को 200 यूनिट बिजली का फ्री करेंगे। आप हर साल गैस सिलेंडर जो है 12 सिलेंडर, मतलब हर महीने में 1 सिलेंडर आपको मुफ्त मिलेगा। अब आपको गैस खरीदने की जरूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि उमर साहब ने जो वादे किए, जो उनकी जमात ने वादे किए, जिसकी बुनियाद पे वो इलेक्शन जीते हैं, जिसकी बुनियाद पे उनको मेजॉरिटी मिली है, वो जनाब अपने वादे पूरे कर दें। मैं उम्मीद रखूंगा कि इस महीने हमें गैस का सिलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी नहीं, पड़नी चाहिए ना। हमें बिजली का बिल भी इस महीने नहीं आना चाहिए। मेरे बड़े जो शीरे साथी फजल चौहान साहब यहाँ तकरीर कर रहे थे कि दफ्तर में बैठ के कोई बिजली का बिल ना बनाए। फजल चौहान साहब उन्होंने कहाँ चले गए? उन्होंने तो अपने मंशूर में लिखा है आपको बिजली का बिल ही नहीं आएगा, आप 200 यूनिट फ्री है। तो आप क्यों बिल की फिक्र कर रहे हो? तो भाइयों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जुल्फकार कल भी आपका खादिम था, आज भी आपका खादिम था। मैं जिस दिन सियासत में आया था, मैंने सियासत में इसलिए कदम नहीं रखा था कि मैं एमएलए या मिनिस्टर बनूं। मैंने सियासत में कदम रखा था कि मैं मजलूमों की आवाज बन सकूं। और मुझे इस बात का फख्र है, मैंने अपने इलेक्शन कैंपेन में भी ये बात बार बार कही कि जुल्फकार किसी बंदे को खुश करने के लिए काम नहीं करता, वो अपने रब को खुश करने के लिए काम करता है। मेरे लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक मेरे अल्लाह की खुशनुदी और दूसरा मेरा ज़मीर मुतमईन होना चाहिए। और मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने जो पिछले 10 साल में, जब तक मैं एमएलए रहा, जो मैंने काम किए, मेरा ज़मीर मुतमईन है कि आने वाले वक्त में उतना बड़ा काम कोई नहीं कर पाएगा। बेशक डिस्ट्रिक्ट में एक इंडोर स्टेडियम आया था, तो मैंने कोटरंका में इंडोर स्टेडियम बनाया। एक एडिशनल डीसी मैंने कोटरंका के लिए लाया था। एजिटेशन हुई, नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, हमने कोटरंका का एडिशनल डीसी वापस नहीं भेजा। नाराज नहीं थी, क्योंकि आप तो पिछले 5-6 सालों से बीजेपी की गोद में बैठे हुए थे। लेकिन आज तो आप नुमाइंदे हैं इलाके के, आज कॉलेज का काम शुरू होना चाहिए। और आपको ये बात भी याद रखना चाहिए कि आपके तनख्वाह के बिल पे भी एलजी साहब साइन करेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि आप जैसा अच्छे काम करिए ताकि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द रियासत मिले। आप ऐसा वातावरण पैदा कीजिए जो बीजेपी ने पिछले 6 साल में मेहनत करके जहां पत्थरबाजी बंद करवाई। करना चाहता हूं
कि आप इस रियासत के, इस यूनियन टेरिटरी के, माफ कीजिए, इस यूनियन टेरिटरी के आपने वजीर आला शिव तस्लीम की, आपको मुबारक है इस बात की। आपके दादा मरहूम इस रियासत के, आपको मुबारक है। लेकिन आप इस यूनियन टेरिटरी में ऐसे हालात पैदा कीजिए ताकि मरकजी सरकार आपको रियासत दे सके। अगर आपके हालात खराब हो जाएंगे तो मरकज बेचारी क्या करेगी। लेकिन मैं रजौरी पुंछ के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने ये वक्त सुनहरी अपने हाथ से खोया। अगर बीजेपी को 5 सीटें रजौरी पुंछ से मिली होती तो चीफ मिनिस्टर रजौरी पुंछ का होता। जो मौका आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा और अपने दिल से कहना चाहूंगा कि रजौरी पुंछ के लोगों को सोचना चाहिए कि अब हमारा मुस्तकबिल कहां है। अब हमें दिल्ली के साथ मिलकर चलना है, हमारा मुस्तकबिल दिल्ली के साथ है। सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का, हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत का चुनाव आता है तो भी जनाब कश्मीर से आ जाते हैं। अगर यहां असेंबली का इलेक्शन आता है तो भी फरमान कश्मीर से जारी होता है। अब तैयारी रखो कि आगे पंचायत इलेक्शनों में भी फरमान शायद कहां से आएगा। आप लोगों को चाहिए, रजौरी पुंछ के लोगों को, कि उठो लद्दाख के लोगों की तरह और रजौरी पुंछ के लिए यूनियन टेरिटरी की डिमांड करो। हमें किसी के साथ नहीं रहना है। आप क्यों रहेंगे हम के साथ? हमें ये जद्दोजहद अब शुरू करनी पड़ेगी और ये जद्दोजहद का पहला दिन है, इब्तिदा है। अब फैसला कुछ न कुछ जरूर होगा आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि हमने बहुत बर्दाश्त किया। 70 साल तक आप कश्मीर की तरक्की करते रहे, आपने हमारे खित्ता को नजरअंदाज किया। आज भी हमारे खित्ता से आप 7 सीटें लेके जा रहे हो और 7 सीटें लेने के बावजूद मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारे खित्ता के साथ इम्तियाज करोगे, ना इंसाफी करोगे। आप हमें टूरिज्म में पैसा नहीं दोगे, आप इस इलाका की टूरिज्म की डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो नहीं दोगे। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि अगर ये नाइंसाफी का दौर खत्म ना हुआ तो रजौरी पुंछ के लोग अब आपके साथ नहीं चले। बिल्कुल आइडेंटिटी को खुद बनवाएंगे। लद्दाख के लोगों ने जदोजहद की और आज अपनी यूनियन टेरिटरी लेके बैठे हुए हैं और वक्त आएगा कि हमें भी कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा और इस फैसले के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और लास्ट में मैं यही आपका फिर से शुक्रिया अदा करने के साथ साथ आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि मैंने कुछ पिछले दिनों में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी है और जिसमें कुछ हमारी बच्चियों को, मुलाजमों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के चंद वर्कर साहिबान बड़ी बदतमीजी से उनको धमका रहे हैं। बीजेपी के साथियों को, मेरे वर्करों को बड़ी बदकलामी से बातें कर रहे हैं। मैं उनके लीडर को कहूंगा कि उनकी जुबान पे लगाम लगाएं। बिल्कुल, अगर आप उनकी जुबानों को कंट्रोल नहीं करोगे तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है दिल्ली में और अमित शाह की सरकार है और इनको फिर जुबानों पे लगाम लगाना आती है। आज उनसे पूछ लीजिए जो नहीं दरवाजे भी नहीं खोलते थे, आज उनसे पूछिए कि उनके दरवाजे भी खुले हैं और वो कहां हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा आपसे, फिर गुजारिश करूंगा कि मेरे वर्करों की तरफ, मेरे लोगों की तरफ
अगर कोई आंख उठा के देखेगा जुल्फकार उसकी आंख नहीं रहने देगा। के नशे में इतना पागल नहीं हो जाना चाहिए, इक़्तिदार के नशे में इतना खोने नहीं जाना चाहिए कि आपको बहू बेटियों की तहजीब भी न रह जाए। इक़्तिदार तो आने जाने वाली चीजें हैं, ये किसके पास रहा है परमानेंट? ये तो हमेशा आता जाता रहता है। मैंने अपने घर में कई बार इक़्तिदार को आते हुए भी देखा है और जाते हुए भी देखा है, परमानेंट तो नहीं रहा। आज किसी के पास वक्ती तौर पे है तो ये कौन सा परमानेंट रहने वाला है? ये भी जाने वाला है, आज नहीं तो कल चला जाएगा। लेकिन हमेशा एक ही चीज परमानेंट है, हमारा आपसी रिश्ता भाईचारा। हम सब के महबूब रहनुमा जो सिर्फ इस पीर पंजाब की ही शान नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की एक अजीम शख्सियत है, ऐसे हमारे चौधरी जुल्फकार अली साहब, मैं जोरदार नारों से इनका इस्तकबाल करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे। जनाब चौधरी जुल्फकार अली साहब, जनाब चौधरी जुल्फकार अली साहब, चौधरी जुल्फकार अली साहब, भारतीय जनता पार्टी, आजाद हिंदुस्तान। आज हमारे महबूब रहनुमा चौधरी जुल्फकार अली साहब खुसूसी तौर पे इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद अपने वर्कर्स से मुलाकात करने के लिए, अपने साथियों से मुलाकात करने के लिए आज इस डाक बंगलो रजौरी में तशरीफ फरमा है। तमाम वर्करों की तरफ से इनका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं और इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद ये हमारी पहली मीटिंग है और मैं चाहता हूं कि ज्यादा वर्कर्स के बीच में और चौधरी साहब के बीच में ज्यादा कुछ ना कहते हुए, जिस तरह से चौधरी साहब का हुक्म होगा, कुछ लोगों ने बात करी साहब। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस बुद्धल असेंबली सेगमेंट में करीब 24,000 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इसके लिए आप तमाम लोगों को मुबारकबाद। लास्ट टाइम भी जब इलेक्शंस हुए थे तब चौधरी जुल्फकार अली साहब ने करीब 25,000 वोट लिए थे और 7 से 8,000 की लीड के साथ इन्होंने जीत हासिल की थी, हमारी रहनुमाई की। आज भी हम लोगों को 24,000 वोट मिला है और हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, उनको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। हम एक स्ट्रांग अपोजिशन की तरह इस बुद्धल असेंबली सेगमेंट में काम करेंगे चौधरी जुल्फकार अली साहब की सदारत में और इंशाल्लाह ताला इस पूरे बुद्धल असेंबली सेगमेंट में जो ख्वाब तामीर के हम लोगों ने देखे हैं एज अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स, हम लोग अपना रोल जो है वो प्ले करेंगे। ये पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि बुद्धल असेंबली सेगमेंट में इतनी स्ट्रांग अपोजिशन होगी कि जो सरकार को घुटने पे लाके मजबूर कर देगी कि हमारे, क्योंकि अपोजिशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जमहूरियत में अवाम का फैसला होता है, अवाम ने फैसला किया, अवाम ने अपना मैंडेट चुना, हम अवाम की कदर करते हैं, हम उनके फैसले का खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को, उनके उम्मीदवार को, उनकी पार्टी को मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही साथ उनको एज अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी हम ये क्लियर कट मैसेज देना चाहते हैं कि जो तामीर के काम, जो तामीर के सपने आपने हमारे गरीब अवाम को दिखाए हैं, हमारे गरीब लोगों के साथ जो बड़े बड़े वायदे किए हैं, उन पे आपको खरा उतरना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो भारतीय जनता पार्टी की अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है, ये आपको चैन से सांस नहीं लेने देगी। एक और बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि
चौधरी जुल्फकार अली साहब की सदारत में और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ पे सिपाही खड़े हैं, हमें कई जगह से बहुत सी चीजें सुनने को मिली, कई बदतमीजियां भी हमें सुनने को मिली, हमारे लोगों के रास्ते भी रोके गए, उनके साथ बदतमीजियां भी की गई, बदसलूकी भी की गई, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं आज यहाँ से क्लियर कट मैसेज तमाम वर्कर हमारे सीधा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आप तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह की किसी भी प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मुंसलिक हो, आप चौधरी जुल्फकार अली साहब के साथ मुंसलिक हो, इंशाल्लाह ताला आपके तहफ्फुज के लिए पार्टी भी खड़ी है और आपका लीडर भी खड़ा है। सही बात को हम गलत ठहराएंगे नहीं और गलत बात को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, हम लोग कानून के मानने वाले हैं, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शाना बिशाना चलने वाले लोग हैं, हम लोग देश की तामीर और तरक्की के लिए काम करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर कोई भी मुल्क की तामीर और तरक्की में रुकावट बनने की कोशिश करेगा या यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसको ये सोच लेना चाहिए कि यहाँ की अवाम जो है वो खड़ी है, वो अपनी नजरें जो है उन पे जड़ाए बैठी है और उसका खमियाजा फिर उनको भुगतना पड़ेगा। चौधरी साहब ने एक बात कही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जैसे ही इलेक्ट होके आएंगे, सबसे पहले आप लोगों को सर्टिफिकेट बांटेंगे गालियों के थ्रू। तो वही हुआ, हमने देखा था कि पास्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हों, पीडीपी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, ये कहते हैं कि बीजेपी जो है सर्टिफिकेट बांटती है, ये किसी को देशभक्त होने का सर्टिफिकेट बांटती है, किसी को ईमानदार होने का सर्टिफिकेट बांटती है। लेकिन आज बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे 24,000 लोग नहीं, मैं कहूंगा 95,000 वोटर था, 42,000 वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला। बाकी लोग तो मतलब सही सलामत है ना, किसी वजह से जो है वोट नहीं कर पाए, सिर्फ 67,000 लोगों ने वोट किया। लेकिन वो जो 53,000 वोटर है उन सब लोगों को पहले दिन सर्टिफिकेट क्या बांटा गया? तो आप ये समझ सकते हैं कि जमहूरियत में ताकत जो होती है अवाम के हाथ में होती है। अगर आप अवाम के साथ बदसलूकी करेंगे, अगर आप जिस अवाम ने आपको फर्श से उठा के अर्श तक पहुंचाया है, अगर आप उनको बेगैरत कहेंगे तो मेरे ख्याल से यही अवाम जो है ऐसा ना हो कि वक्त से पहले ही आपको उतार दे। तो इसीलिए मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए, और भी मुकर्रीन है जो अपनी बात करना चाहते हैं, मैं ठीक है तो इसी पे मैं अपनी काफी अर्से तक मसरूफ रहे, गाय मिलते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतने लोग इकट्ठे मिल के बात करने का मौका नहीं मिला। जलसों में मिले, लेकिन जलसे सुने और अपने काम की तरफ चले। वैसे तो हम सुनो भाई 3-4 साल से इस कंस्टिट्यूंसी में मुकम्मल काम करते रहे। हर जगह हम अपने लीडर के साथ जाते रहे और उन्होंने भी अनथक मेहनत की, कोशिश की आप तक पहुंचने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए और आपका काम करने के लिए। वक्त के साथ साथ हालात बनते रहे और उनका मुकाबला हम करते रहे। पिछले दिनों जब इलेक्शन का बिगल बजा तो आप सब लोगों ने कमर कस लिया। तो इस तरीके से मैदान में आए जैसे वाकया ही जंग लड़ने के लिए महाज में चली जाती है। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूं कि हमारी कंस्टिट्यूंसी
मैं आज भी 50 साल पहला दौर है। लोग ऐसे लोगों पे यकीन रखते हैं जिनकी वजह से कंस्टिट्यूएंसी को नुकसान ही हुआ है, अवाम को नुकसान ही हुआ है, फायदा तक नहीं। लेकिन उनके कहने में आके, उनके बहकावे में आके उस आदमी का इंतखाब नहीं कर सकते जो हमारी और आपकी बेहतरी के लिए हमारी और आपकी बेहतरी के लिए जो आदमी जो तंजीम काम करे उसको सामने नहीं आने दिया जाता। हमने जब ये फैसला किया कि हम भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अपने लिए नहीं वो फैसला किया कि हम जीते, एमएलए बने और वहां से कहीं मिनिस्टर बन जाएं, लेकिन इसलिए फैसला किया कि हम जीते उस पार्टी से जीते जिसमें अवाम का काम हो, गरीब और मसाकिन लोगों का काम हो, यहाँ की सड़कें बने, यहाँ की स्कूलों की हालत बदले, यहाँ के अस्पताल बने और उनमें मरीजों की देखभाल की जाए और वो गरीब और मजलूम लोग जिनको एक जमाना से बैठे हुए लोग लूट रहे हैं उनको छुटकारा दिलवाया जाए और उनके हक की बात की जाए ताकि वो भी उस माशरे से निकल के अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने घर का ख्याल रखें और ये महसूस करें कि वाकई हमारे साथ आज तक ज्यादती होती रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि सेंटर में सरकार उनकी थी, लाना वहां से था, यहाँ कश्मीर में किसी के पास कुछ नहीं था तो हम वहां चले गए। तो उन्होंने टिकट दी, वो बहुत अच्छा इंतखाब था भारतीय जनता पार्टी का, जो जुल्फिकार साहब को मैंडेट दिया, इससे बढ़कर कोई अच्छी बात नहीं थी। इनको जो मैंडेट दिया, मैं ये कहने से गुरेज नहीं करूंगा कि हम वोटों की गिनती में काउंटिंग हॉल के अंदर हार गए, लेकिन आज भी जुल्फिकार साहब वो लोग हमसे बातें करते हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, जितना जख्म उनके दिल के अंदर है शायद इतना हमारे अंदर नहीं। वो कहते हैं हमसे बोल हुई, हमें दिखाया गया, हमें डराया गया, हमें क़यामत की बात बताई गई, हमें जन्नत और दोज़ख की बात बताई गई, तो हम घबरा गए, परेशान हो गए, हमसे गलती हुई है। कहाँ आप और कहाँ वो, ये ज़मीन और आसमान का फर्क है। उसके बाद इलेक्शन हुआ, मुझे एक शिकायत है भारतीय जनता पार्टी से कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने हमारे खिलाफ काम किया, हमारे ऐसे मुलाजमों को हम पर तैनात किया गया कि हमारा जरा भर भी काम नहीं होने दिया, लेकिन आखिर के वक्त वो लोग छोड़ के उस पार्टी को वहां जा बैठे जहां उनको पता था कि ये मजलूम लोग, गरीब लोग, बेसहारा लोग कैसे हमारे मुकाबले में आएंगे, कैसे हमें वोट देंगे। वो चले गए, वो उस पार्टी को छोड़ गए। हमारी कंस्टिट्यूएंसी में आपको पता है, मैं कहूं या ना कहूं, आपको पता है, हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपया ट्राइबल का जो खर्च हुआ इस कंस्टिट्यूएंसी में, वो हम पे खर्च हुआ। वो क्या मुंह दिखाते, उनको कहा गया आप वोट नहीं देंगे तो आपसे रिकवरी तक होगी। ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ होने के बाद आज आप देखते हैं कि किसी के लिए कोई गाड़ी नहीं भेजी गई, किसी को ताकीद नहीं की गई कि आप आए। ये पता लगा कि हमारे महबूब रहनुमा रजौरी शरीफ ला रहे हैं तो एक जमे गफीर लोगों का यहाँ आया, और अगर वाकई ये पता नहीं किसी के लोगों को बुलाया जाता तो पता लगता कि कितने लोग हैं। आज भी मैं यहाँ भी लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, वो लोग भी आपका जलसा सुनने के लिए आए हैं, दिली तौर पर आपके साथ हैं। मेरी आंखें देख रही है उन लोगों को, यहाँ भी आए हैं। आज भी इलेक्शन हो, आप जीत सकते हैं, कल भी आप जीते थे, आज भी आप जीते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को महसूस करना है, उसको सोचना है कि डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर
कंस्टिट्यूएंसी बुदल के अंदर इस फूल की रौनक अगर किसी ने बनाई है तो वो चौधरी जुल्फकार है। इस फूल की तरफ लोग शौक से बढ़ रहे हैं तो वो चौधरी जुल्फकार है। मैं हाईकमान से गुजारिश करूंगा इस बात की तरफ हाईकमान ध्यान दे कि यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर एक तजर्बेकार, एक अक्लमंद, एक होनहार और हर दिल अजीज आदमी की पार्टी को जरूरत है और पार्टी को उसको ऐसे मकाम पे ले जाना चाहिए जहाँ से वो लोगों की खिदमत करे और पार्टी मजबूत हो और यहाँ के लोग मजबूत हों, यहाँ के लोगों के मसाइल हल हों और यहाँ के लोग जो हैं वो तरक्की करें। मुझे लगता है मेरे दिमाग में बहुत कुछ है। बड़े दिनों से सोचा, बल्कि ये कहूं कि बड़े अरसे से सोचा कि कहीं बात करने का मौका मिलेगा तो करेंगे। एक बात मैं ये यकीन दिलाता हूं जुल्फकार साहब, हमने आपका काम किया, दिल से किया, ईमानदारी से किया, प्यार से किया, आपको देख के किया। आपके अंदर वो सलाहियतें थी जिनको देखकर हमने काम किया और हमें दिल में हमारे दिल के अंदर ये तसल्ली है कि हमारा जो फैसला था वो दुरुस्त है, सही है। कौन जीते कौन ना जीते, लेकिन दिल को तसल्ली है। अब जरूरत है, मैं दो चार लफ्ज कहने के बाद इंशाल्लाह आपसे इजाजत चाहूंगा। अब जरूरत है कि द्राल कंस्टिट्यूएंसी के अंदर कोई गार्ड किसी को बिना वजह तंग ना करे। बुदल कंस्टिट्यूएंसी के अंदर कोई बिजली वाला कंप्यूटर सेंटर में बैठ के वहां से कहे कि उसकी गलती होगी, आपका बिल तो 10,000 आ गया है, जब तक वो क्लियर कराता 5,000 रुपया उसका खर्च होता है और उसको बीवी और बच्चे भूखे रहते हैं। वहां के वो लोग जो तैयार किए हुए हैं पाल पोस के, वो हमसे ज्यादती ना करें। आपका जो मकाम है, आपका जो मकाम बन गया है, मैं ये समझता हूं कि जब आप कैबिनेट मिनिस्टर थे, जब आप कारों में आते थे, यहाँ आपके पास जो लोग आते थे, हमारे सामने उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो आपके ये उम्मीद होते थे, उन्होंने हमसे दूर कर दिया था हमको। आज अल्लाह ने हमारे नजदीक कर दिया है। ये हमारी आपकी कर्मकांडी है। आप हमारे नजदीक हैं, लोगों के नजदीक हैं। ऑफिसर जो भी होता है ये सरकार का होता है। मैं भी मुलाजिम रहा हूँ, ये किसी लीडर का नहीं होता। जो सरकार आती है उसी के घुटने पे वो माथा टेकता है और चला जाता है। उसको पैसे कमाने होते हैं, उसको किसी के साथ कोई तल्लक जो है वो नहीं होता। हालात ऐसे हैं हमारी कंस्टिट्यूएंसी के कि यहाँ झूठे पर्चे लगते हैं थानों में। किसी की बेटी निकल जाती है, 8 दिन 10 दिन पहली बात है, तलाला की एक लड़की निकल के किसी के साथ चली गई और मैं गया सचों के पास। वो कहने लगा तो मैं हमेशा ऑफिसर के खिलाफ रहता हूँ, मुझे इसका कोई गम नहीं है। मेरे पास तो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी नहीं है, कोई लूट के ले जाएगा और मुझे इंक्वायरी करेगा, मुझे इसका कोई खतरा नहीं है। तो मैं जब उसके पास गया तो वो कहने लगा लड़की तो वापस आ गई है और वो कह रही है अपनी मर्जी से जाऊं। अपनी मर्जी से मैं गई हूँ और मैं देख रहा हूँ दूसरी तरफ एक लड़की है, वो भी वापस आई है। उसकी सिफारिश करते हैं लोग कि इसको छोड़ दो, ये खुद आ गई है। कह रहा है नहीं, ये लड़की बयान दे रही है। और आखिर 20,000